प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका शीत युद्ध भाग 3 में। आज हम जानेंगे शीत युद्ध के विस्तार के चौथे चरण के बारे में। आप सभी ने यहाँ तक जान लिया था कि 1958 में जो सोवियत संघ था वहाँ ख्रुश्चेव एक व्यक्ति थे जो कि वहाँ के राष्ट्रपति बने और उन्होंने शीत युद्ध में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाई, जिससे शीत युद्ध में धीरे धीरे कमी आने लगी। तो हम विस्तार से सभी बातों को जानें उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सुनने से आपको काफ़ी लाभ होंगे और इन वीडियो को बार बार सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज के लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो चौथे चरण के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल ख्रुश्चेव, उनकी अमेरिका यात्रा के बारे में। आप सभी जानते हैं जो पहले व्यक्ति थे वो लेनिन थे, फिर उसके बाद स्टालिन, फिर तीसरे व्यक्ति थे सोवियत संघ में ख्रुश्चेव, जिन्होंने सोवियत संघ में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अपनाते हुए विश्व में शांति की स्थापना का प्रयास किया। 15 सितंबर से 28 सितंबर 1959 तक सोवियत जो प्रधानमंत्री थे ख्रुश्चेव, उन्होंने अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच बहुत ही सौहार्द और प्रेम का वातावरण पनपने लगा। ख्रुश्चेव ने आइजनहावर को सोवियत संघ आने का निमंत्रण दिया। आइजनहावर अमेरिका के थे। इस सौहार्द को कैंप डेविड भावना के नाम से भी जाना गया। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कैंप डेविड भावना किसे कहते हैं, तो आपने ये उत्तर याद रखना है कि जो आइजनहावर और ख्रुश्चेव की वार्ता थी इसे ही कैंप डेविड भावना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति किसने अपनाई, तो इसका उत्तर होगा ख्रुश्चेव ने। प्यारे बच्चों, इस भावना के कारण, इस मित्रता के कारण धीरे धीरे जो शीत युद्ध था वो कमजोर पड़ने लगा और विश्व में शांति की स्थापना होने के प्रयास प्रारंभ हो गए। जो चौथे चरण का दूसरा भाग था वो था U-2 विमान कांड। U-2 एक जासूसी विमान था, उसके बारे में जान लेते हैं। शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए 4 बड़े देशों के शासनाध्यक्षों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना बहुत आवश्यक समझा गया उस समय, और यह भी तय किया गया कि 1960 के दशक में पेरिस में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और उसके बाद वहीं से राष्ट्रपति आइजनहावर सोवियत संघ जाएंगे और वहाँ की यात्रा करेंगे। पर दुर्भाग्य से इस शिखर सम्मेलन के प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही, यानी कि 1 मई 1960 को अमेरिका का एक जासूसी विमान था जिसे U-2 विमान कांड कहते हैं, उसे सोवियत संघ की जासूसी करते हुए पकड़ा गया। इस विमान में जासूसी के अनेक उपकरण तथा यंत्र पकड़े गए। विमान चालक ने यह स्वीकार कर लिया कि उसे सोवियत संघ के आकाश में सैनिक निरीक्षण और सैनिक अड्डे की सूचना प्राप्त करने के लिए ही अमेरिका के द्वारा भेजा गया है। और अमेरिका की इस कार्रवाई के कारण जो राष्ट्रपति आइजनहावर थे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सोवियत संघ में सामरिक गतिविधियां बड़ी गुप्त रहती हैं, अतः किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका ऐसी जासूसी संबंधी कार्रवाइयां भविष्य में भी करता रहेगा, जो कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। ख्रुश्चेव ने इस जासूसी जो विमान था, U-2 विमान था, इस घटना को बहुत ही दुखद बताया और इसे विश्व शांति के लिए खतरा बताते हुए अमेरिका की आलोचना की। U-2 विमान कांड ने शीत युद्ध में फिर से तूफान ला दिया और शीत युद्ध और तेजी से भड़कने लगा। तीसरी घटना थी इसमें पेरिस का शिखर सम्मेलन। U-2 विमान कांड की घटना के कुछ समय पश्चात 16 मई 1960 को अगर हम बात करें तो एक पेरिस नामक स्थान पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अमेरिका ने इस शिखर सम्मेलन की बहुत भारी मात्रा में आलोचना की तथा ख्रुश्चेव से यहाँ तक कहा कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति सोवियत संघ नहीं आएगा और न ही उनके किसी भी सम्मेलन में भाग लेगा। इस सम्मेलन से, इस प्रकार की बातों से जो सम्मेलन था उसकी कार्रवाई को बंद करना पड़ा और ये सम्मेलन असफल रहा और शीत युद्ध आगे बढ़ने लगा अपने चरम की ओर। चौथी घटना थी इस चरण की, वो थी 8 नवंबर 1960 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में जॉन एफ कैनेडी विजयी हुए। ख्रुश्चेव ने कैनेडी को बधाई भेजते हुए यह आशा व्यक्त की कि उनके निर्वाचन से सोवियत संघ और अमेरिका के जो संबंध हैं वो सुधरेंगे, लेकिन शीत युद्ध में कमी नहीं आई उस समय भी। इसका एक कारण था। जो जॉन एफ कैनेडी थे उन्होंने बधाई का उत्तर भेजते हुए सोवियत संघ को लिखा कि उनका मुख्य कार्य न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की स्थापना करने का प्रयास है। कैनेडी की नीतियां और दृष्टिकोण से ऐसा आभास होने लगा कि शायद शीत युद्ध में कमी आएगी, लेकिन उनके जो पूर्व अधिकारी थे उनके द्वारा किए गए कार्यों से तथा साम्यवाद के प्रति सहयोग की नीति से जो शीत युद्ध था उसमें और तेजी आने लगी और ये शीत युद्ध समाप्त नहीं हुआ। पांचवी घटना थी ख्रुश्चेव द्वारा पूर्वी जर्मनी से पृथक संधि करने की धमकी देना। 1961 में ख्रुश्चेव ने
जो जर्मनी के दो टुकड़े थे, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, उनके बीच में बर्लिन की दीवार हुआ करती थी, उस पूर्वी जर्मनी के साथ एक पृथक संधि पर हस्ताक्षर करने की धमकी अमेरिका को दी। लेकिन कनेडी जो थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने खुले शब्दों में बता दिया कि सोवियत संघ की एक पक्षीय कार्रवाई को हम किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद एक और घटना घटी, जिसे हम कह सकते हैं क्यूबा की घटना। क्यूबा अमेरिका के निकट एक छोटा सा टापू है, दक्षिण में है। जो आपने अमेरिका का मैप देखा होगा, उस मैप में दक्षिण की ओर एक छोटा सा टापू है क्यूबा। 1958 में जो फिडेल कास्त्रो हैं, उनके नेतृत्व में एक साम्यवादी शासन की स्थापना क्यूबा में की गई। अब डॉक्टर कास्त्रो ने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए। अमेरिका के लिए यह चिंता का विषय था, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के बहुत निकटतम सीमा पर था, और यदि क्यूबा में जो सोवियत संघ है वो अपना सैनिक अड्डा बना लेता तो वहाँ से अमेरिका पर हमला करना बहुत आसान हो जाता। और लगभग यही हुआ। 1962 के आसपास सोवियत संघ ने क्यूबा में नए अड्डे बनाने प्रारंभ कर दिए। इन अड्डों में रॉकेट प्रक्षेपण, अस्त्र शस्त्र लगाए जाने लगे, जिससे अमेरिका को खतरा पैदा हुआ। और जॉन एफ कैनेडी ने एक महान निर्णय लेते हुए क्यूबा को तीसरे विश्व युद्ध का कारण बता दिया, और उन्होंने कहा कि यदि सोवियत संघ ने शीघ्र ही अपने सैनिकों को यहाँ से नहीं हटाया तो तीसरा विश्व युद्ध क्यूबा के कारण होगा। और इस प्रकार से जो शीत युद्ध था उसमें और भी वृद्धि होने लगी। प्यारे बच्चों, शीत युद्ध के 5वें चरण के बारे में बात करते हैं 1963 से 1979 के बीच में। 1962 के बाद शीत युद्ध में शिथिलता आने लगी। एडवर्ड क्रेक्सा के शब्दों में उष्ण मरुस्थलों का शीतलीकरण होना प्रारंभ हुआ। तनाव भरा युद्ध एक ठंडे सहअस्तित्व की ओर बदलने लगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि इस काल में जहां एक और शीत युद्ध में शिथिलता आई, वहीं दूसरी ओर महाशक्तियां यहाँ अमेरिका और सोवियत संघ, उन दोनों में प्रतिद्वंदिता भी बढ़ने लगी। इस काल में शीत युद्ध में जो शिथिलता आई या जो घटनाएं घटित हुई वो कौन कौन सी थी, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला था परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। 25 जुलाई 1963 को ब्रिटेन सहित दोनों देशों ने मॉस्को में वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष तथा समुद्र में अणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली एक संधि पर हस्ताक्षर किए। 26 जुलाई 1963 को अमेरिकी जनता के नाम से एक भाषण में कनेडी ने संधि के बारे में बताया कि इस संधि के द्वारा शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। यह संधि भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, लेकिन इस संधि के द्वारा भी कोई सार्थक सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1963 की संधि को पार्शियल टैसिबेंट ट्रीटी भी कहते हैं, PTBT। दूसरी घटना हुई इसी काल में, वो था हॉटलाइन समझौता। इस संधि के साथ ही वाशिंगटन और क्रेमलिन में टेलीफोन और रेडियो का सीधा संपर्क स्थापित होने लगा, और इसी टेलीफोनिक संपर्क को हॉटलाइन एग्रीमेंट के नाम से जाना गया। इस संपर्क का उद्देश्य मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय दोनों महाशक्तियों में सीधा संपर्क स्थापित करना है। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में आकस्मिक दुर्घटना से छिड़ने वाले युद्ध के समय में जो ये संकट था, इसको बार बार होने के बावजूद भी टाला नहीं जा सका, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य था कि आकस्मिक स्थिति में हॉटलाइन स्थापित करके टेलीफोन के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से सीधा संपर्क स्थापित करके युद्ध को टाल दिया जाए। लेकिन ये बाद में संभव नहीं हुआ। तीसरा कारण था जिससे शीत युद्ध में थोड़ी कमी आई, जिसके प्रयास थे परमाणु अप्रसार संधि, NPT। 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर के अन्य देशों के साथ परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया कि परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे तथा किसी प्रकार की उनकी सहायता भी नहीं करेंगे। इस संधि पर प्यारे बच्चों भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसको आपने याद रखना है। भारत ने अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा और 1974 में उन्होंने अपना परमाणु परीक्षण भी किया, पहली बार। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। चौथा जो कारण था जिससे शीत युद्ध में थोड़ी शिथिलता आई, वो था मॉस्को बोन समझौता। आप सभी जानते हैं सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के मध्य 1970 में समझौता हुआ था। मॉस्को सोवियत संघ में था और बोन पश्चिमी जर्मनी में था, और इसने शीत युद्ध की जो जड़ थी उसको भी समाप्त कर दिया। इस समझौते के द्वारा मॉस्को और बोन ने शक्ति का परित्याग करना स्वीकार किया और वस्तु स्थिति को स्वीकार कर लिया। एक और समझौता हुआ इसमें, जिसे बर्लिन समझौते के नाम से जाना गया। बर्लिन जर्मनी में स्थित है। 18 महीने की बातचीत के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ के प्रतिनिधियों ने बर्लिन के बारे में 19 अगस्त में एक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार अब पश्चिमी बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन जा सकेंगे। इस तरह पश्चिमी बर्लिन से पूर्वी बर्लिन जाने की जो रुकावटें थी उसको रोक दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। बर्लिन समझौता शांति की दिशा में ही एक कदम था। आप सभी जानते हैं कि जर्मनी का विभाजन करके उसके दो टुकड़े कर दिए गए थे, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, और उनके बीच में एक दीवार खड़ी की गई थी जिसका नाम था बर्लिन की दीवार। और शीत युद्ध के जो
कारण थे, उसमें एक कारण ये भी था शीत युद्ध का बर्लिन की दीवार का होना, जो सोवियत संघ और अमेरिका के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी। बाद में इस दीवार से आवागमन की स्वतंत्रता 1971 में प्रदान की गई, जो कि शीत युद्ध में शिथिलता का एक प्रतीक है। एक और कारण था जिससे शीत युद्ध में शिथिलता आने लगी, दो जर्मन राज्यों का सिद्धांत। बड़े राष्ट्रों के मध्य बर्लिन पर जो समझौता हुआ, उसके कारण शीत युद्ध की उग्रता में कमी नहीं आई, बल्कि इससे दोनों राज्यों को एक करने में भी एक महत्वपूर्ण सराहनीय भूमिका निभाई गई। 1972 में पश्चिमी जो जर्मनी था, उसकी राजधानी बोन में इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि पश्चिमी जर्मनी की जो राजधानी थी उसका नाम था बोन, जिससे दोनों राज्यों के मध्य तनातनी धीरे धीरे समाप्त हो गई। एक और कारण जिसके कारण शीत युद्ध में कमी आई, 3 से 6 जुलाई 1973 तक यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यूरोप के 35 राज्यों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया और इसका मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय तनाव को समाप्त करना। उसके कुछ समय पश्चात द्वितीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन 1974 में प्रारंभ किया गया और इसमें जो सोवियत राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव, सोवियत के जो नेता थे ब्रेजनेव, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति फोर्ड से मुलाकात करके जो सामरिक अस्त्र थे उनको समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और शीत युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया। यही सम्मेलन तीसरी बार भी हुआ, तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, जो कि 1977 में हुआ और इसमें भी लगभग सद्भाव स्थापित करने की बात को कहा गया और शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात की गई। तो यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन 3 बार हुए, 1973 में, 74 में और 1977 में, जिसके द्वारा पूरे विश्व में शांति स्थापना करने के प्रयास किए गए। शीत युद्ध के अंतिम चरण को जान लेते हैं, छठा चरण। शीत युद्ध के इस छठे चरण में महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता भी चलने लगी। इस चरण में युद्ध के अलावा अनेक साधनों से संघर्ष को भी जन्म मिला। 1979 के टाइम पर जो सोवियत संघ था उसके द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने से नव शीत युद्ध का भी प्रारंभ हुआ। इस नव शीत युद्ध के समय ही नए नए जो आविष्कार थे उनका प्रयोग किया जाने लगा। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन सत्ता में आए और वो एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, जिसके कारण उन्होंने स्टार वार्स प्रोग्राम को जन्म दिया। स्टार वार्स यानी कि अंतरिक्ष से निगरानी रखने का एक कार्यक्रम। अमेरिका को पुनः कार्य पर लगना पड़ा, अस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना पड़ा, मित्र राष्ट्र पुनः शस्त्रीकरण करने लगे तथा शस्त्रों की होड़ फिर से तेज हो गई और सोवियत संघ के प्रति निरंतर कठोर नीति अपनाई गई। इससे पूर्व दितांत काल में अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और समस्याओं का अमेरिका तथा सोवियत संघ ने पृथक पृथक रह करके समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन विभिन्न समय पर होने वाले अन्य महायुद्धों में इन देशों के द्वारा दी गई सहायता से शीत युद्ध में वृद्धि हुई। अगर हम बात करें 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, तो उसमें अमेरिका पाकिस्तान के साइड से भाग ले रहा था और सोवियत संघ भारत की ओर से, और ये वास्तव में भारत पाकिस्तान का युद्ध न होते हुए भी ये अमेरिका और रूस का ही युद्ध था, जो अप्रत्यक्ष रूप से शीत युद्ध में इन दोनों देशों की आर्थिक सहायता कर रहे थे। इसी प्रकार से सोवियत संघ समय समय पर भारत का हितैषी रहा है। प्यारे बच्चों, जो शीत युद्ध था इसको समाप्त करने में एक व्यक्ति हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। वो 1985 में सोवियत संघ की सत्ता में आए और उन्होंने ग्लासनोस्ट तथा पेरेस्ट्रोइका की 2 नीतियों का प्रारंभ किया। ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन, पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्निर्माण की नीतियाँ, और इन्हीं दोनों नीतियों के कारण अंत में शीत युद्ध का अंत हो गया। 1983 के पश्चात अगर हम बात करें 26 दिसंबर 1991 तक का जो काल रहा, उसमें धीरे धीरे मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियों के कारण शीत युद्ध में कमी आने लगी। अंत में सोवियत संघ का विखंडन हुआ और शीत युद्ध समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो भी उपयोगी सिद्ध होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।